हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 माना जाता है, इसके बारे में है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं इस चैप्टर के। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। उन टर्म्स का आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर चैप्टर में ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को जानेंगे आज की इस वीडियो में, उसके बाद फिर आगे वाली चीजों को कवर किया जाएगा। तो आज हम कौन कौन सी चीजें सीखने वाले हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं आज आपको पोल, स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन 4 टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल से। पोल क्या होता है स्फेरिकल मिरर का? पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स बहुत ही काम आएंगे जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा या एग्जाम टाइम पे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी के हर एक चीज को मैं इसमें कवर करूंगा, कुछ भी एनसीईआरटी का नहीं बचेगा। और चैप्टर को करने के बाद आप कोई भी तरह का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो मेरे जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उनको पढ़कर, और 2020 का जो एग्जाम हुआ था क्लास 10 का, उसको भी आप देख सकते हैं कि 95% वही चीजें आई हैं जो मैंने करवाई हैं। तो चलिए वापस यहां पर आते हैं। पोल क्या होता है स्फेरिकल मिरर का? तो स्फेरिकल मिरर आपको पता ही है, ऐसा मिरर जो स्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जो एक स्फीयर जो है हमारा, उसका हिस्सा होता है, उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो पोल क्या हुआ? ये जो चम्मच है ये एक स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि स्फीयर का एक पार्ट है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फीयर को बना सकता है, स्फीयर का एक टुकड़ा है। तो इस मिरर का जो सेंटर होगा वो सेंटर यहां पे कहीं होगा। तो इस सेंटर को हम बोलते हैं पोल। तो मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर को मैं ऐसे ड्रॉ करने की बजाय ये साइड वाला पोर्शन ड्रॉ करूंगा, ऐसे कर्व्ड वाला हिस्सा। तो पोल कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, ये रहा पोल। लेकिन इस एंगल से देखने में पोल जो है इस पॉइंट पर, यहां पर इस लाइन पर कहीं आएगा। तो दिखाने के लिए हम अपने डायग्राम में कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये रहा इसका पोल। अगर ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है तो इसका जो सेंटर होगा वो यहीं कहीं पे होगा ना। तो इसको हम ऐसे नहीं देख रहे, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, तो पोल यहां कहीं माना जाएगा ऐसे। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल होगा वो यहां पर होगा। तो ये हो गया पोल कॉनकेव मिरर का और ये कॉन्वेक्स मिरर का। और इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि पी से पोल होता है और इसीलिए इसको पी नाम रख दिया गया है। ये मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया कॉनकेव मिरर का, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी?
It is the center of the reflecting surface of spherical mirror. तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, उसका जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। इसके अलावा इसका क्या पॉइंट बन सकता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल पी अक्षर से। चलिए कुछ और बातें भी जान लेते हैं इसकी। तीसरी बात क्या सामने आती है इसकी? इट लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पोल जो है हमारा, जो मिरर है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आता है। ये हो गई पोल की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है सेंटर, कर्व का सेंटर। अब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फीयर को बना रहा है। अगर हम इसको आगे खींच दें, ऐसे पूरा बना दें, या इसको ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर को कंप्लीट कर देगा। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये स्फीयर का एक पार्ट को, एक हिस्से को बनाता है। कुछ ना कुछ हिस्से को बना रहा है ना, बाकी हिस्सा इससे गायब है, लेकिन कुछ हिस्सा तो इसका ये मिरर काम कर रहा है उस हिस्से का। तो जिस स्फीयर को ये बना रहा है, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझने के लिए देखिए, अगर मैं इसको स्फीयर को पूरा करूं, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस स्फीयर को पूरा कर रहा है। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। ऐसे ही जो ये वाला स्फेरिकल मिरर है, ये भी एक स्फीयर को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ये स्फीयर को कंप्लीट कर रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आसान लैंग्वेज में लिखवाता हूं, ताकि उन्हें समझने में आसान रहे और उन्हें रट्टा ना मारना पड़े चीजों को। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere। तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फीयर का एक हिस्सा बनाता है, और स्फीयर के इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ
तो इसको याद करने का तरीका समझ के याद करो, बिल्कुल आसानी से याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो स्फीयर का एक हिस्सा है और उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखने वाले हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल सी से। इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। ये तो आसान सी चीज हो गई। तीसरा पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नहीं आ रहा, जैसे कि पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रहा था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नहीं आ रहा। देखिए यहां पर भी कॉनकेव वाले में भी और कॉन्वेक्स वाले में भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नहीं आता। तो तीसरा पॉइंट ये बनेगा, इट डज नॉट लाई ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के सामने होगा और कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, उसके पीछे होगा। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर lies in front of concave mirror। कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने रहेगा और कॉन्वेक्स मिरर में कहां रहेगा, इसके पीछे। एंड इट लाइज behind the convex behind in case of convex mirror लिख देते हैं। तो ये बात हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक आप फटाफट इमेजिन कीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है। मुझे पता है आप सभी का आंसर सही होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार देखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए फिर से हम अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने की तरफ और
और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के बाहर की तरफ, इसका कर्व के अंदर की तरफ और इसका कर्व के बाहर की तरफ। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी वीडियो में बना चुका हूं, आप पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3 में जाकर देख सकते हैं। ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका सेंटर, ये इसका पोल और ये इसका सेंटर। तो हमें पता है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर को बनाता है या एक स्फीयर से मिलकर बना है। ये वाला मिरर भी एक स्फीयर से मिलकर बना है या एक स्फीयर को बनाता है। तो उसका सेंटर हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो रेडियस क्या होगा, स्फीयर में हमें पता है कि इसका सेंटर भी होता है और इसकी रेडियस भी होगी ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से कोई भी एक लाइन खींची गई, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से कोई भी लाइन खींचिए, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर भी क्या हो सकती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो सकती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखकर देखते हैं क्या डेफिनेशन बनती है। तो डेफिनेशन बनेगी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे स्फेरिकल मिरर का, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे स्फेरिकल मिरर का, वो एक स्फीयर का पार्ट बनाता है। अब इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर is called radius of curvature। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आगे बहुत बार काम आने वाली है हमारी। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए फिर से हम अपने मिरर्स को ड्रॉ करेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को डिनोट कर रहा है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका पोल था और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका पोल और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ऐसी लाइन जो C और P से होकर गुजरती है, ये जो लाइन जा रही है जो C और P से होकर गुजर रही है, यहां पर भी ऐसी लाइन जो C और P से होकर गुजर रही है, उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, अ लाइन which passes through pole and center of curvature is called principal axis।
उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जो हम इमेजेस बनाएंगे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की, वहां पर आपके लिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक और इंपॉर्टेंट, इसमें एक नंबर का सवाल फिलअप की फॉर्म में आ सकता है। देखिए आजकल फिलअप की फॉर्म में भी एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत डीपली पूछे जाते हैं। जिसने अच्छे से पढ़ी होगी एनसीईआरटी को वही आंसर दे पाता है। तो एक छोटा सा सवाल मैं बनाता हूं आपके लिए। द प्रिंसिपल एक्सिस इज डैश टू द spherical mirror at its pole। ये एक पॉइंट भी है और इसको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या वर्ड आएगा, ये एक नंबर में सवाल आ सकता है। तो द प्रिंसिपल एक्सिस इज डैश टू द स्फेरिकल मिरर एट इट्स पोल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये जो लाइन है ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पोल पर क्या होती है, नॉर्मल होती है, 90 डिग्री बनाती है। तो इसको क्या आंसर आएगा यहाँ पे, नॉर्मल आएगा। तो इसको एक पॉइंट की तरह भी याद रखना है, बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने काफी सारे टर्म्स सीखी और आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है सारी की सारी टर्म्स तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और समझ नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए और फॉरवर्ड बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन समझ में आई है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए ताकि उनको भी समझने में आसानी रहे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक या नंबर दिया होगा, उस पर कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं और आगे अवेलेबल होती रहेंगी। जय हिंद।